काफ़ी दिनों का गैप आ गया था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। ठीक है, तो वापस से हम लोग वहीं कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे चीज़ें हमने रोकी थी। तो ऑब्वियसली उसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होने दूंगी मैं। जो मेरी वजह से 2 या 3 या 4 या 6 या 7 या 8 या 10 दिन बीच में गैप पड़े हैं, उसमें जो हम लोगों को टॉपिक कवर करने थे वो मैं 2 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा उसको कवर करके दे देंगे। ठीक है, तो सच दैट हाँ, तुम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को देखने में, बट ऑब्वियसली कि वाली चीज़ तुम्हारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये वाली चीज़ है, यहाँ ऐसा नहीं कि वही एक एक दिन का 1 घंटे का वीडियो टुकर 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 स्पीड में, वो वाली चीज़ नहीं। तो हम लोगों ने बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का 70% पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बचता है हमारा 30% का पार्ट जो है एमओटी। अब एमओटी वैसे 30% भी नहीं है, उससे भी कम है, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ये टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीबीटी वगैरह से ज़्यादा अच्छा मुझे एमओटी लगता है। और उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा एक थियोरेटिकल पोर्शन वाला पार्ट बचेगा, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते हैं आप लोगों का वो वीक फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपके हाथों में बचने वाली हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग एमओटी के साथ। तो देखो, एमओटी को शुरू करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर एमओटी की नीड क्यों पड़ी, वाई एमओटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी कोई मेरे से पूछेगा कि एमओटी है क्या, बिकॉज मैंने वीबीटी का फुल फॉर्म ठीक से लिखा नहीं था। तो एक ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि आखिर वीबीटी क्या है। वो तो अच्छी बात है पूछना, बट मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आप लोगों के एमओटी को हमें इंट्रोड्यूस करने की आखिर नीड क्यों पड़ रही है। हमने अभी तक जितनी भी केमिकल बॉन्डिंग एज फार डिस्कस की, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा। उसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा, आपने उसमें VSEPR थ्योरी पढ़ी, बेसिकली वही है। उसके अलावा VBT थ्योरी पढ़ लिए हैं। तो इस पूरी थ्योरी के दौरान अभी तक जितनी भी हमारी प्रीवियस थ्योरीज गई, इन पूरी प्रीवियस थ्योरीज के दौरान हमने क्या किया था, एक बहुत बड़ा अजम्पशन किया था। ठीक है, हमने एक बहुत बड़ा अजम्पशन किया था कि आप लोगों का जब बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, ठीक है, जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, लेट्स से यू हैव दिस एटम 1 एंड मान लेते हैं ये आप लोगों का दूसरा एटम है 2। तो एटम 1 और एटम 2 अपने सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। जब वो दोनों सर्टेन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उस शेयरिंग के दौरान बीच में ये देखो, ये एक कॉमन एरिया होता है और इस कॉमन एरिया में वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। बराबर, ये वो कॉमन एरिया, वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अज्यूम मौजूद होता है। तो अभी तक हमने जितनी भी थियरीज पढ़ी, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थियरीज, हमारा ये सबसे बड़ा अजम्पशन रहता था कि बॉन्ड बन जाने के बाद वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप लोगों के दो न्यूक्लियाई, ये एटम नंबर 1 का न्यूक्लियस, एटम नंबर 2 का न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ये कैद होता है, ये उन दोनों के बीच में रहता है। और उसी को हम लोग कहते थे कि बॉन्ड फॉर्म हो गया। लाइक इसी चीज़ को हमने क्या कहा था, आपका वीबीटी थ्योरी कही थी। अब आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस तरीके से अलग है वीबीटी थ्योरी से, पहले तो ये देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, आखिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लाने की नीड क्यों पड़ी, कि क्यों एक अलग दुनिया हमको अज्यूम करनी पड़ रही है, क्यों हम ये इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस के बीच में अज्यूम करना हमारे को खटक रहा है, क्यों हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रीज़न उसके ये है कि आपकी जो वीबीटी की थ्योरी थी, इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। शॉर्टकमिंग्स कह सकते हो या फिर आप लिमिटेशंस कह सकते हो। तो देखो, लिमिटेशन नंबर 1, सबसे पहली लिमिटेशन थी, लिमिटेशन ये थी कि आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, तो आपका जो O2 है, O2, ये जो O2 नामक स्पीशीज़ है, ऑक्सीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड ऑक्सीजन O2 को आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या वैलेंस बैंड थ्योरी है, ये वैलेंस बैंड थ्योरी ये कहती थी कि तुम डायमैग्नेटिक हो कि पैरामैग्नेटिक हो। मतलब क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, बता नहीं रही हूँ कि तुम डायमैग्नेटिक हो कि पैरामैग्नेटिक हो। अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन
आपको फिजिक्स में मिलेगी कि आखिर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के कैसे पहचानते हैं, ऑक्सीजन को कैसे उन्होंने ढूंढा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह सब आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा बल्कि। तो बट फिलहाल अभी हम लोग इसके शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वीबीटी थी, वीबीटी ये कहती थी कि जो आप लोगों का लिक्विड O2 है, ये लिक्विड O2 डायमैग्नेटिक है, ठीक है। ये लिक्विड O2 आप लोगों का क्या है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन रियलिटी में ये O2 जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है, आप फिजिक्स के एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट वाले पार्ट में पढ़ोगे कि जब दो मैग्नेट्स के बीच में किसी लिक्विड को रखा जाता है तो लिक्विड अगर पैरामैग्नेटिक हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो कैसे बिहेव करता है, अगर वो डायमैग्नेटिक हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो कैसे बिहेव करता है। तो बीबीटी के अनुसार वो डायमैग्नेटिक था, बट रियलिटी में आम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, जब हमने चीज़ें देखी, तो आप लोगों का जो लिक्विड ऑक्सीजन है, ये लिक्विड ऑक्सीजन आप लोगों को मिलता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। रियलिटी ये थी। अब लोगों ने वीबीटी को सवाल पूछा कि वीबीटी भैया आप समझाइए कि आपका ये लिक्विड O2 आपकी थ्योरी के अनुसार जो डायमैग्नेटिक आ रहा है ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो इसीलिए सबसे पहला ड्रॉबैक जो आपकी वीबीटी का है वो ये है कि लिक्विड O2 को पैरामैग्नेटिक नेचर उसका आखिर क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई वीबीटी, ठीक है। यानी कि वीबीटी के जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उन शॉर्टकमिंग्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग है वो ये कि इट फेल टू एक्सप्लेन। मैं ये चीज़ यहाँ लिख नहीं रही हूँ, बट तुम लोग अभी जैसे जैसे वीडियो सुनोगे तो वहाँ अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना कि वीबीटी फेल कर गई। क्या फेल कर गई, आपके O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करना। ये आपका पहला ड्रॉबैक हो गया, किस चीज़ का हो गया, वीबीटी का ये पहला ड्रॉबैक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। अच्छा मैं लिख देती हूँ, जान दो, छोड़ो, बाद में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। अभी जैसे एक लोगों में बहुत और डाउट हुआ करता था, क्या डाउट हुआ करता था उन लोगों का कि आप लोगों के पास जो आयोडीन होता है, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्राणी है आप लोगों का आयोडीन। अब अगर आयोडीन के बारे में बात करें तो आयोडीन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, I3+ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ में I3 नेगेटिव के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली I2 होता है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली I2 होता है। सो क्योंकि यहाँ पे आयंस है, देयरफॉर ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिकली जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कंडक्टिंग होगा, ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा, कंडक्टिंग होगा। तो लोगों ने ऐसा सोचा कि अच्छा यानी कि फिर जो O2 है, O2 भी O2+ और O2- और ये भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करनी चाहिए और फिर तो ये भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होनी चाहिए, तो नहीं। तो जब I2 उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, O2 क्यों नहीं कर रहा, इस तरीके से इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ये नहीं है, तो इस चीज़ को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कैन नॉट एक्सप्लेन। तुम खुद सोचो, अभी तुम जिस कमरे में बैठे हो वहाँ ऑक्सीजन है, लेट्स से मैंने अपना स्विच बोर्ड ऑन कर दिया, अब ऑन करने के बाद वो जो गड्ढे होते हैं प्लग्स के, वहाँ से करंट आ रहा है, फिर अगर O2 कंडक्टिंग होती तो करंट बह के मुझे झटके लग रहे होते, तुम्हें झटके लग रहे होते। सो ये भी चीज़ आपकी वीबीटी क्या नहीं कर पाई, नहीं समझा पाई, ठीक है, कि आपका जो ये कंडक्टिंग नहीं है तो क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे तीसरे शॉर्टकमिंग के तरफ। तीसरा शॉर्टकमिंग वीबीटी का क्या है, ये शॉर्टकमिंग तो वैसे MOT का भी है, कॉमन है दोनों में, इसको आगे जाके फिर CFT ने एक्सप्लेन किया, बट ये शॉर्टकमिंग ये है कि आप लोगों का जो वीबीटी थी, वीबीटी ये नहीं बता पा रही थी कि कुछ लोगों के मतलब कुछ कंपाउंड्स में कलर कहाँ से आता है, राइट। कलर वाला फैक्टर एक सबसे इंपॉर्टेंट था, कलर कहाँ से आ रहा है उसको ये नहीं समझ में आ रहा था, तो ये कैन नॉट एक्सप्लेन कलर, ठीक है, वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है, ये बात एक सबसे इंपॉर्टेंट थी। पॉइंट नंबर 4 में भी आते हैं। बाद में ये ड्रॉबैक वैसे आगे जाके क्लियर किया गया है कई थियरीज के द्वारा, ठीक है, मतलब अगर सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे तो अलग लॉजिक है, कॉम्प्लेक्स से पढ़ोगे तो अलग लॉजिक है, राइट। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। वीबीटी में हमने ये पढ़ा है, ओवरलैपिंग में हमने ये ठूस ठूस के पढ़ा है कि अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ तो जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं किसके कंपेयर में, आप लोगों के बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू पाई, राइट। याद आ रहा होगा, पाई के कंपेयर में सिग्मा ताकतवर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक्सेप्शन कि जब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर
जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है किस चीज़ की, सिग्मा की, ये घट जाती है एज कंपेयर टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पाई। N2 मॉलिक्यूल के अंदर में आप लोगों का जो पाई है, पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। बताओ अब ये देखो, अब ऐसे में क्या हो गया यहाँ पे। ये भी आप लोगों का कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आप लोगों का वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इमेजिन। तो ये भी वीबीटी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, उसके अलावा और भी कुछ वीबीटी के ड्रॉबैक्स हैं क्या? हाँ, एक ड्रॉबैक और है। याद करें हम लोगों ने लेविस थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था उसके ड्रॉबैक्स कि कुछ मॉलिक्यूल्स अपने ऑक्टेट से कम बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। कुछ अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेते हैं, राइट, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। और एक तीसरा हमने पढ़ा था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब यूजुअली जब भी हम किसी सेंट्रल एटम के आजू बाजू या फिर किसी भी एटम के आजू बाजू अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं तो हमारी टेंडेंसी कैसी होती है, दो दो की जोड़ी के फॉर्मेट में शो करते हैं ना, लोन पेयर बना बनाकर। बट कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिनमें जोड़ियाँ नहीं बन रही थी, जिनमें अकेला इलेक्ट्रॉन बचता। जैसे लेट्स से कोई आप लोगों के पास एक एटम है ए, तो उस एटम ए के आजू बाजू में 4 के बदले 5 इलेक्ट्रॉन। देखो ये दोनों तो जोड़ी बना लिए, ये दोनों जोड़ी बना लिए, ये रह गया। तो इस टाइप की स्पीशीज जिनमें उनका इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाता है, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो ये कौन होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये कौन होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त इनके साथ साथ देखा भी होगा। फेमस एग्जाम्पल है NO, ठीक है, NO2, ठीक है, O2 प्लस और O2 नेगेटिव एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो आपका ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आप लोगों का ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ क्यों है, क्यों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? ये भी चीज़ आप लोगों का वीबीटी नहीं समझा पाया। अब है सो है, लेकिन क्यों है ये भी नहीं बता पाया। इवन अभी हम लोग जब आगे एमओटी पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम लोग जब आगे एमओटी पढ़ेंगे तो तुम एमओटी में ये चीज़ पाओगे कि बहुत सारे अभी जो अपन ड्रॉबैक्स की मैं बातचीत कर रही हूँ, अपन सारे ड्रॉबैक्स उसमें वहाँ जाके नहीं देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अच्छा, तो वेफो ये भी एक उसका ड्रॉबैक आ गया। एक ड्रॉबैक और है, उस पर भी बातचीत करते हैं। अभी एमओटी शुरू होगी, ठीक है, एमओटी शुरू होने के बाद तुम लोगों को मैं एक टॉपिक सिखाऊंगी बॉन्ड ऑर्डर, राइट, तुम लोगों को मैं एक टॉपिक सिखाऊंगी बॉन्ड ऑर्डर। तो वहाँ पे हम जो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, सोचो तुमने अभी तक क्या पढ़ा है? एक बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है। कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगी 2.5 बॉन्ड होते हैं? तुम मेरे को ये नहीं सवाल पूछोगे 2.5 बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बताओ। मैं बोलूँगी कुछ होता होगा यार, लेकिन 2.5 तो होता है। अब बोलोगे नहीं नहीं आपने गलत कैलकुलेशंस किया है। मैं बोलूँगी नहीं यार एकदम सही कैलकुलेशंस है। तो ये जो 2 एटम्स के बीच में, बिटवीन 2 एटम्स कितने बॉन्ड होते हैं, इसको पहले तो हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो अब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है मतलब 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है मतलब 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। बट अगर मैं बोलूँगी लो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 0.5, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2.5, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। इन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब किताब को भी आप लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब अभी हम लोग ये वीबीटी के क्या लिख रहे हैं, लिमिटेशंस लिख रहे हैं कि वीबीटी क्या क्या नहीं कर पाया, ठीक है। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता पाया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं ये हम लोग अभी सीखेंगे। किस में सीखेंगे? अभी एमओटी के अंदर ही सीखेंगे। तो ये बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल क्यों आ रहा है वो नहीं बता पाया, ये उसका छठवां ड्रॉबैक। बताओ, ये भी उसको नहीं समझ में आ रही है बातचीत। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कुछ ड्रॉबैक से किस चीज़ के, आप लोगों के वीबीटी के, ठीक है। अच्छा अब वीबीटी में हम लोग और आगे बढ़ गए, वीबीटी हमको समझाती है चीज़ें। तो आ जाते हैं हम लोग एक 7वें ड्रॉबैक पे, ठीक है। अच्छा वो 7वां ड्रॉबैक देखते हैं हम लोगों का क्या है। अब वीबीटी आई आप लोगों के हेलोजेंस, मतलब चलो तुम्हें बता चुकी हूँ कलर, ओके ये वाला तो मैं बता चुकी हूँ कि कंपाउंड्स में या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में कलर क्यों आता है, ये आप लोगों का वीबीटी नहीं समझा पाया। तो इन ड्रॉबैक्स की वजह से वीबीटी बहुत बड़े गहरे गड्ढे में जा चुका था। सो देयर वॉज अ नीड
कि अब कोई नई थियरी आनी चाहिए, वो नई थियरी इन सारे ड्रॉबैक्स को समझा पाए। तो वो नई थियरी अब आती है आप लोगों की सेकेंड वीबीटी के बाद, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी यानी कि एमओटी। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने, ठीक है, अभी इससे पहले वीबीटी पढ़ी थी। उस वीबीटी में हमने हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से ठूस के रखा था कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि एक एटम और दूसरा उनका हाइब्रिड ऑर्बिटल लेट से कंबाइन होता है, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों के बीच में शेयर्ड होते हैं। ठीक है, वो उनमें किसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में शेयर्ड होते हैं। और पूरी कहानी वीबीटी में एटॉमिक ऑर्बिटल के अराउंड रिवॉल्व करती थी। ये इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, इस एटम का ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, इस एटम का ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए। याद आ रहा होगा, लेट्स से अगर मैं HCl की बात करती हूँ तो H का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, Cl का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल 3p, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए। सो वीबीटी की जो पूरी दुनिया है, वो पूरी की पूरी दुनिया किस में थी, एटॉमिक ऑर्बिटल के अराउंड थी। अब जैसे कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि टॉपिक की हेडिंग ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि देखो, बॉन्ड बनने से पहले आई डू एग्री कि इलेक्ट्रॉन्स उनके पर्टिकुलरली उनके एटॉमिक ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं, लेकिन अब बॉन्ड बन गया, मॉलिक्यूल क्रिएट हो गया, तो मॉलिक्यूल क्रिएट होने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। दिस वॉज एमओटी। ठीक है, दिस वॉज एमओटी। यस, वो ये कहती है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल चाहे किसी भी एक्सप्लेनेशन से बन रहा हो, या फिर कह सकते हो वो वीबीटी के अकॉर्डिंग बन रहा हो, वो ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग बन रहा हो, कैसे भी बन रहा हो, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ये होता है आपका सबसे पहला पॉइंट। लग गया झटका कि अच्छा, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर में एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होते। एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड बनने से पहले वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा मैं लिख देती हूँ, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको BF लिख लेती हूँ, तो फुल फॉर्म कर लेना। बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो प्रेजेंट थे। किस में प्रेजेंट होते हैं, एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में, इन एन एटम, ठीक है, उसके अंदर भी किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल में। लेकिन अगर एक बॉन्ड आपने क्रिएट कर लिया, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो किस में प्रेजेंट है, एटम में प्रेजेंट है क्या, नहीं, अब वो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। बट मॉलिक्यूल के किस पार्ट में मौजूद है, उस पार्ट को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उस जगह को हम ऑर्बिटल कहते हैं। एंड क्योंकि वो एटम के बारे में बात हो रही थी, इसलिए हमने उसका एटॉमिक ऑर्बिटल कह दिया था। बट नाउ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल में देखी जा रही है, सो देयरफॉर वो जिस जगह पे मौजूद है उसका नाम हमने मॉडिफाई करके रख दिया कि लो, अब से अब इस मॉलिक्यूल के टर्म्स में इसको एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या कहा करेंगे, आप लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा करेंगे। अब इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे, कोई भी जवाब देगा। मैं अगर ये पूछूंगी मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, तो तुम यही बोलोगे एटम प्लस एटम विल गिव राइज टू मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली यही बोलोगे। आप एटम एटम जोड़ो, बन गया लो मैडम मॉलिक्यूल। मैं बोलूँगी ओके। अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरा एटम के भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कंबाइन होते हैं, और ये कंबाइन होने के बाद एक नया ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं, और इसी नए ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब बेसिकली अगर तुम्हें समझना हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो तुम ये बोलोगे द कॉम्बिनेशन, द रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आ रही है, इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 के लिए मैं गैप छोड़ रही हूँ, बाद में बात करेंगे, पहले पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 आपको ये कहता है कि जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल बनवाने के लिए, तो लेट्स इमेजिन
कि पहला वाला एटॉमिक ऑर्बिटल एस शेप का था, दूसरे वाले एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल लेट्स से पी शेप का था, तो कंबाइन होने के बाद जो नया वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा थोड़ा थोड़ा एस थोड़ा थोड़ा पी, या एस और पी का मिक्सचर जैसा दिखना चाहिए? नहीं, ठीक है। जब भी आप लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हेन एवर एमओ इज फॉर्म्ड, ठीक है, जब भी आप लोगों का एमओ फॉर्म्ड होता है तो जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, किसकी, जो भी आपने जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए हैं वो क्या हो जाती है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। इट इज़ लाइक दैट कि NaCl जो आपका नमक है जिसे आप खाते हो, कॉमन सॉल्ट, वो बनता किससे है? इमेजिन, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं? सोडियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन पॉइजनस गैस है, यस। सोडियम तुम तो जानते ही हो, उसको पानी में अगर रखोगे, आप पानी के मॉइस्चर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो भड़क जाता है आग, मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है उसको। तो सोचो दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में कितनी डिफरेंट, ठीक है, लेकिन कंबाइन होने के बाद दोनों खाने लायक बन गए ना। अब उसके अंदर रहने की कोई प्रॉपर्टी बची ना, उसके अंदर अभी कोई Cl की प्रॉपर्टी बची। तो जैसे ही हम जब कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड बनने के दौरान एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। एलिमेंट की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंपाउंड में रिटेन नहीं होती। तो वैसे ही आप जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते वक्त भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल लिया गया था जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, वो वाला नेचर उस एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म। ये होता है, ठीक है, ये होती है बातचीत। अच्छा, अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। पॉइंट नंबर 6 को एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि हाउ वीबीटी एंड हाउ एमओटी आर डिफरेंट। लेट्स इमेजिन आप लोगों के पास एक एटम ए है, ठीक है, ये एटम ए, ठीक है, और ये मान लेते हैं एटम आप लोगों का बी। अब आप इस एटम ए और इस एटम बी को कंबाइन कर रहे हो। अगर ये एटम ए और बी वीबीटी के अकॉर्डिंग कंबाइन हुए होते तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है चीज़, मतलब दोनों एटम्स के बीच में कोई कॉमन एरिया होता, उस कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होती, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जगह पे कहीं ना कहीं तो पाए जाते। दिस इज अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी, दिस इज अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी। बट अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि देखो, जो एटम ए था, जो एटम बी था, वो दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल नष्ट हो गए। अब उन दोनों के नष्ट होने के बाद हमने एक नया ऑर्बिटल क्रिएट किया, लेट्स से दिस इज अ न्यू ऑर्बिटल। अब ये जो नया ऑर्बिटल है, ये नए ऑर्बिटल में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये लो, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो आपके एटम से आए हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी कॉमन रीजन में शेयर नहीं है। ये कॉमन वीबीटी के अकॉर्डिंग कॉमन रीजन में शेयर है, लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग वो किसी कॉमन रीजन में शेयर नहीं है। ये पूरे के पूरे आपका क्या कर रहे हैं? मूविंग अलोंग द एंटायर मॉलिक्यूल, ठीक है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो, ये पूरी की पूरी स्पेस, ये जितनी स्पेस दिख रही है ना, इन दोनों न्यूक्लियर पूरी स्पेस में घूम सकते हैं, लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग वो कहाँ घूम पा रहे थे? सिर्फ और सिर्फ उस कॉमन से रीजन में घूम पा रहे थे। तो ये डिफरेंस हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 देखो, ये कहता है आप लोगों का कि आखिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन कैसे रहा है। तुम बोलोगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके, मैं बोलूँगी एग्जैक्टली। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, मैं बोलूँगी 2। तो तुम बोलोगे क्या 2 को मिला के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है? हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं। आप जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे, आप लोगों के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने बनेंगे, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही बनेंगे। आपने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, आप लोगों के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड भी उतने ही रहेंगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 और उसके बाद 2p। कितना? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैं भी भूल गई हूँ, कार्बन ऑब्वियसली जोक है, 8 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p कितना? 4। लो, डन कर दिया कि कुछ गड़बड़ हो गया है। 2p6 आएगा आई थिंक, राइट, 2p6, ठीक है। अच्छा, ये लिख दिया हमने ऑक्सीजन। अब क्या करें?
अभी तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितना है, तो हमारा जो दिमाग चलता था, हमारा दिमाग कैसे चलता था कि वीबीटी बोलती थी सिर्फ आखिरी वाले को देखो, आखिरी वाले को देखो, आखिरी वाले को देखो, राइट। वीबीटी क्या कहती थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, आउटर मोस्ट शेल देखो, आउटर मोस्ट शेल देखो। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहता है ना, पूरा का पूरा देखो, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, स्टार्टिंग से लेके पूरा एंडिंग तक। तो अगर मैं सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात करूं तो एक ऑक्सीजन के अंदर में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक 1s का, ये एक 2s का, और ये आप लोगों के 3 किसके 2p के। तो टोटल यहाँ से कितने हो गए 5। तो अब अगर मैं O2 की बात करूंगी तो O2 में कितने हो जाएंगे टोटल 10। यानी कि वीबीटी कहती थी कि सिर्फ आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, बट एमओटी कहती है कि नहीं भाई, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर कोई पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे हर कोई पार्टिसिपेट करता है। चलो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ बेसिक आइडियोलॉजी एमओटी की देख ली है, बराबर, कुछ बेसिक चीज़ें हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं और एमओटी को समझते हैं। हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट सूचना दे देती हूँ। आप लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, कब पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाया गया था, एफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, राइट, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, राइट, N+L रूल। तो अभी वो सारे के सारे नियम किसके लिए बनाए गए थे? फॉर अ पर्टिकुलर एटम, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एटम। अब ये बात सुनकर कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि अरे यार अब वापस से पूरे रूल्स फिर से पढ़ने पड़ जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो भी आपने रूल्स पढ़े, लाइक आपने हुन्स रूल पढ़ा, आपने लेट्स इमेजिन क्या कहते हैं क्या नाम था उसका, एफबाउ रूल पढ़ा, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पढ़ा, तो आप जितने भी रूल्स पढ़ रहे हो सारे के सारे आप लोगों के रूल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी वैलिड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी वैलिड है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई पूछेगा क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करती है, तो यस इट फॉलोज, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं करती। क्या ये हंस रूल को फॉलो करती है? तो यस ये हंस रूल को भी फॉलो करती है। क्या ये पॉलीस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है? तो यस ये पॉलीस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है। जो रूल्स आप लोगों के एटम्स के लिए बनाए गए थे उन रूल्स को ये फॉलो करती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपने नए नियम या अपने नए रूल्स नहीं बना रही, ठीक है, ये अपने नहीं बना रही है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक हमारी बात दिमाग में गई है। अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें, अब समझते हैं चीज़ों को और पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। पॉइंट नंबर 8 में अब हमको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 8 में हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। याद होगा तुम लोगों को स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी शाय, और एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी शाय स्क्वायर। याद आ रहा है? 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी, एक इंट्रोड्यूस किया गया था शाय और दूसरा इंट्रोड्यूस किया गया था आप लोगों का शाय स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको समझते हैं अभी, शाय और शाय स्क्वायर क्या है। तो आप लोगों का जो ये शाय होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक वेव फंक्शन है, बराबर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? आप लोगों का एक वेव फंक्शन है। अच्छा, तो जैसे हर एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए एक शाय होता है, तो आप लोगों का जो हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी एक वेव फंक्शन होगा, जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हर एक प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल का उनका खुद का पर्सनल एक शाय होता है, वैसे ही हर एक नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी अपना एक पर्सनल खुद का शाय रहेगा। तो ये शाय स्क्वायर किसको इंडिकेट करता है ये भी हम जानते हैं। शाय स्क्वायर इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, या फिर आप दूसरी भाषा में भी ये भी कह सकते हो, आप वो इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, ठीक है। किसको इंडिकेट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। शाय एंड शाय स्क्वायर बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। आपका जो शाय है, इस शाय को हम लोग क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर से एसोसिएट करते हैं, है ना। ये शाय आपका N, L, M इन 3 क्वांटम नंबर्स पे इससे एसोसिएटेड है, राइट। अच्छा, अब लेकिन जो ये शाय स्क्वायर है, ये शाय स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को इंडिकेट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। तो आप जब किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करोगे तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बराबर, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर में भी तो क्या कहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और
उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कितने हैं, इसकी भी तो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, बराबर है। और वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, शाई स्क्वायर से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारी गाड़ी धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ाते जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 में आते हैं। पॉइंट नंबर 9 ये कहती है कि लेट्स से आप लोगों के पास एक एटम है ए, इस एटम ए का एक वेव फंक्शन था शाई ए। आप लोगों के पास एक दूसरा एटम है बी, इस एटम बी का एक दूसरा वेव फंक्शन था शाई बी। अब हमको ये पता है कि ये दोनों एटम्स मिलकर क्या बनाने वाले हैं, मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं, राइट, ये हम जानते हैं। अच्छा ठीक है, समझ में आ रही है बात। लेकिन अब भी हम लोगों को ये चीज़ विजुअलाइज करनी है कि अगर आपके पास दो आइसोलेटेड एटम्स होते, ठीक है, और दोनों के पास उनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अपने अपने अलग अलग, राइट, अभी तक अलग अलग है। जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ठीक है, जब ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे, तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी के, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहला वाला एटॉमिक ऑर्बिटल 1s का है और दूसरे वाले का एटॉमिक ऑर्बिटल 3d वाला है, ऐसा नहीं। सिमिलर एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ये एटम्स क्लोज आते हैं ना, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। अब इनके इंटरैक्शन से बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, इनके इंटरैक्शन से बनता है न्यू ऑर्बिटल फॉर्म। यहाँ से क्या होता है, आप लोगों का एक न्यू ऑर्बिटल यहाँ से क्या होता है, फॉर्म होता है, और लेट्स से वो न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्म हुआ वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे और ध्यान से बात सुननी है। अब देखो, अब इनकी जो ये इंटरैक्शन है, ये जो इंटरैक्ट करते हैं, इस इंटरैक्शन के दो तरीके होते हैं, ठीक है, इनके इस इंटरैक्शन के दो तरीके होते हैं। अब ये दो तरीके क्या हैं, ये दो तरीकों को हमें समझना है कि देखो, जब ये एटॉमिक आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटम के सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, याद करना, ऐसा याद रखना। जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो अप्रोच करते वक्त इनके जो वेव फंक्शन है, क्योंकि हर एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव, तो मान लेते हैं जो पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी वेव और जो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी वेव, ये दोनों की दोनों चीजें मान लेते हैं सेम फेज की हैं, ठीक है, मान लेते हैं दोनों की दोनों वेव कैसी हैं, सेम फेज की हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों वेव अगर सेम फेज की हुई, ठीक है, अब सेम फेज का मतलब क्या होता है, ये अगेन फिजिक्स का पार्ट है, उसमें देखोगे सेम फेज आउट ऑफ द फेज। अगर ये दोनों की दोनों वेव सेम फेज की हुई, तो इनके जो इनके कॉम्बिनेशन से नई वेव बनेगी, जो इनके कॉम्बिनेशन से नई वेव बनेगी, वो नई वेव इन दोनों के वेव फंक्शन की एडिशन होगी। ये इन दोनों के वेव फंक्शन की एडिशन होगी, यानी कि जो नई वेव बनी, किसकी वेव है, ये मॉलिक्यूल की वेव है। ये किसका वेव फंक्शन है, मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन है। बट ये मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन बना कैसे, उन दोनों के वेव फंक्शन को ऐड करके, उन दोनों के वेव फंक्शन को ऐड करके, ठीक है, उन दोनों के वेव फंक्शन को ऐड करके। आप इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे कि एक वेव मान लेते हैं ऐसी है और दूसरी वेव भी मान लो ऐसी है, तो इट इज नोन एज सेम फेज। लेकिन अगर मान लेते पहली वेव कुछ ऐसी है, ये आपकी पहली वेव है, और मान लेते दूसरी वेव ऐसी है, ये ऐसी, ये नहीं लग रहा है ये एक दूसरे से मतलब ये आपकी अजीबोगरीब टाइप की है, एक जैसी नहीं है। जैसे अगर इसका क्रेस्ट है, ये इसका टॉप पार्ट है, तो देखो ये यहाँ पे ये डिप्रेशन दे रही है, यहाँ पे ये डिप्रेशन दे रहा है, तो यहाँ पे ये टॉप पार्ट दे रहा है। तो अगर तुम इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, अगर इन दोनों को तुम आपस में ऐड करोगे, तुम्हें ये लगता कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा, ये देखो कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये प्लस, ये इतना इसका एम्पलीट्यूड +2 है, और अगर मैं ये कहूँ इस वाले का एम्पलीट्यूड -2 है, तो जब तुम इन दोनों को मिक्स करोगे +2 -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर मैं कह लेती हूँ पहले वाले वेव का +3 है, नीचे वाली वेव का -1 है, तो इनका नेट वेव जो बनेगी, उस नेट वेव में जो नई वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो तो +2 होगा। समझ रहे हो, मतलब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, दोनों वेव्स आपस में ऐड नहीं हो रही हैं, क्योंकि दोनों वेव्स आउट ऑफ द फेज की थी। तो ऐसे में जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, उस नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा, वो वेव फंक्शन इन दोनों के शाई के एडिशन के नहीं, बल्कि इन दोनों के शाई के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों के वेव फंक्शन के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। और जब वेव इन फेस होती हैं, लेट्स इमेजिन तुम इन दोनों वेव्स को ओवरलैप करोगे, तो जब तुम इन दोनों वेव्स को ओवरलैप करोगे, तो जैसे मान लेते हैं ये वेव का एम्पलीट्यूड अज्यूम करते हैं +2 है,
इस वेव का एम्पलीट्यूड अज्यूम करते हैं +3 है, तो जो नई वेव बनेगी ना वो क्या होगी, +2 और +3 से बड़ी होगी, लेट्स से वो +5 की होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इन फेज की थी, दोनों आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई, दोनों आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो इंटरैक्ट करने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, लेकिन वो इंटरैक्शन दो प्रकार का होता है। यदि एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच करे और उन्होंने अप्रोच करते वक्त उन लोगों के वेव फंक्शन का इंटरैक्शन इन फेस हुआ, तो उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो वेव फंक्शन होगा वो ये होगा। और अगर वो लोगों का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, अगर वो वेव आउट ऑफ द फेज इंटरैक्ट कर गई, तो उसे हम ये कहेंगे। तो सेम फेज को फिजिक्स की भाषा में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी कहा जाता है, और आउट ऑफ द फेज को फिजिक्स की भाषा में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना बनता है, वहां से आप लोगों को दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बनकर मिलते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन फेज की वजह से बना होगा और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आउट ऑफ द फेज की वजह से बना होगा। ठीक है, तो जो इन फेज की वजह से बनता है, केमिस्ट उसको एक बहुत ही प्यारा सा नाम देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्पेलिंग ठीक कर लेना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटम्स के आउट ऑफ द फेज होने की वजह से बनता है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, नॉट एटम्स, तो उसे हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मैं आज से इसको शॉर्ट फॉर्म में BMO कहूंगी और उसको मैं ABMO कहूंगी, ये मेरी आदत है। तो यानी कि व्हेनेवर टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए, सेम सिमेट्री के होने चाहिए, तभी आप लोगों को उनको कंबाइन करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे, आपको याद रखना दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग वाले। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी को डाउट आ रहा होगा कि जस्ट अज्यूम करो आपने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, AO1, AO2, AO3। ठीक है, ये मेरे को क्योंकि लास्ट ईयर एक इंसान ने डाउट पूछा है, तो मान लो मैडम एक BMO वाला मिलेगा, मान लेते मैडम एक ABMO वाला मिलेगा, फिर तीसरा कौन सा होगा? ये उसका डाउट था, जो मेरे को लगा ठीक है, एक इंसान को अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए तो ऑब्वियसली वो इस तरीके का डाउट तो पूछेगा ही। तो इस डाउट का देखो रीज़न क्या है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई तीसरा प्रकार का मिलेगा, मिलेंगे तो यही दोनों प्रकार के। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको BMO वाले 2 मिल गए और ABMO वाला 1 मिला। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको ABMO वाले 2 मिल गए और आपको BMO वाला 1 मिला। तो सच दैट कि टोटल 3 होने चाहिए, कोई तीसरा प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होता है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बात खत्म। क्वांटिटी में वेरी कि एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहे हैं, लेट्स से बॉन्डिंग कम हो रहे हैं, दैट क्वांटिटी में वेरी, बट बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अलावा ऐसी तीसरी ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, बराबर है। तो हमेशा जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, उतनी ही क्वांटिटी में, ठीक है, आप लोगों को क्या मिलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर मिलते हैं। बराबर है। इसको तुम चाहो तो इस भाषा में भी बोल सकते हो कि ये एक प्रकार का एडिटिव ओवरलैप है। ठीक है, वेव्स आपस में क्या कर रही हैं? ओवरलैपिंग ही तो कर रही हैं। तो ये एडिटिव ओवरलैप है। और ये क्या है आपका? सब्ट्रैक्टिव। डिस्ट्रक्टिव बोलो, सब्ट्रैक्टिव बोलो, आउट ऑफ द फेस बोलो, एंटी बॉन्डिंग बोलो, कोई भी नाम लो, बट द फैंसी नेम्स आर एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कई लोग उसको निगेटिव ओवरलैप, पिछले वाले को पॉजिटिव ओवरलैप, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी बोलते हैं। बराबर, ओके। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो डिटेल क्या है, ये शाय तो उसके वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एक काम करूँ, इस शाय का स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड स्क्वायर करने से शाय स्क्वायर, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा। लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या आएगा? शाय A प्लस शाय B का होल स्क्वायर। इतनी अक्ल होनी चाहिए कि स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना गधे समान। तो ये कितना हो जाएगा? शाय स्क्वायर A प्लस कितना हो जाएगा? शाय स्क्वायर B
प्लस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ शाई ए इंटू शाई बी, बराबर है। बात दिमाग में जा रही है। अब तुम ये देखो, जस्ट सोचना कि जो शाई स्क्वायर BMO है, मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये शाई स्क्वायर क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोचो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो ए में पाए जाने की जितनी प्रोबेबिलिटी थी उस वो है, प्लस बी में जितने पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थी वो भी है, प्लस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म भी हो रहा है शाई स्क्वायर के BMO में। ये इस प्रकार की चीज़ है। मेरे पास एक पैकेट में 2 चॉकलेट्स है, दूसरे पैकेट में 5 चॉकलेट्स है। जब मैं दोनों पैकेट्स को मिक्स कर रही हूँ तो मेरे पास 7 चॉकलेट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 से कुछ ज़्यादा मिलता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। 7 से कुछ क्या मिलता है आप लोगों को? ज़्यादा मिलता है। किसमें? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यानी कि जब हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। एक इंसान को डाउट आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो मैडम 2 ही कंबाइन हुए थे तो 2 के 4 हो गए होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, वहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट पे प्रोबेबल होंगे, वहाँ मौजूद होंगे, राइट, ज़्यादा मात्रा में मौजूद होंगे। और इसी के जैसे अगर हम लोग बाजू में एंटी बॉन्डिंग के साथ भी हरकत मारें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो इसके बराबर आएगा। शाई स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शाई स्क्वायर किस चीज़ को दर्शाता है? वो दर्शाता है प्रोबेबिलिटी को। तो देखो, एंटी बॉन्डिंग में ए के बाद जितनी प्रोबेबिलिटी थी वो तो रहेगी, बी के बाद जितनी प्रोबेबिलिटी थी वो भी रहेगी, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट डिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, कुछ अमाउंट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये घट रहा है, इससे ये समझ में आता है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो उनके बनने से पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, या सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स इज मोर। बट एंटी बॉन्डिंग बन जाने के बाद वहाँ पे कम हो जाती है, खत्म। और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन के बनने की या पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ गए? तो इस तरीके से 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये रहेगा। अच्छा, ओके। और उसके बाद हम लोग इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, आई थिंक 8 पॉइंट है, इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंट होता है वो शाई और ये सब बी। और जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे हम लिखेंगे शाई ऊपर में ए, या फिर शाई ऊपर में एक स्टार, जैसे कंप्यूटर की भाषा में आई थिंक एस्टिक कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम ये देंगे। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि आप लोगों के पास बॉन्डिंग और आपके पास दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, अच्छा। और उसके अलावा अब एक कंसेप्ट मैं तुम लोगों को ये बताना बस चाहूँगी कि आप लोगों का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आप लोगों का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपेयर में एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? ज़्यादा एनर्जी कंटेंट होता है। ठीक है ना। अच्छा, किसके कंपेयर में? सोचो, एक एग्जाम्पल ढंग से समझना कि सोचो कैसे। एक एटम ए था, एक एटम बी था, दोनों के पास एक सर्टेन एनर्जी का लेवल था। ऑब्वियसली उनके पास एक सर्टेन एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, ये आप लोगों का सर्टेन एनर्जी लेवल। अब इन दोनों के कंबाइन होने से कौन बने? इन दोनों के कंबाइन होने से बने आप लोगों के कौन? बोलो कौन? ये आप लोगों के बन गए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग बनेगा उस बॉन्डिंग की एनर्जी, इसको रुको ऐसे बनाते हैं, रुको एक ए था, एक बी था। ए ने अपना वेव फंक्शन भेजा, इसने अपना अस्त्र भेजा, जैसे युद्ध में लड़ाई के दौरान भगवान लोग नहीं भेजते थे वैसा। शाई ए, इसने भेजा शाई बी। शाई ए और शाई बी के पास पहले से अपनी कंपैरेटिव एनर्जी थी,
याद रखना दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपैरेटिव होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि शाय बहुत अलग शाय भी अलग, ऐसा नहीं। जब ये गए लड़ने तो लड़ने के बाद उन्होंने इस तरीके से एक ऐसा एटॉमिक और ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर दिया जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उनके एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज़्यादा थी। यानी कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के पास 5 जूल की एनर्जी है तो उन्होंने एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना डाला जिसकी एनर्जी 5 से भी ज़्यादा थी। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी 5 से भी ज़्यादा थी उन्हें हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उन्होंने ऐसे भी एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना डाले जिनकी एनर्जी मतलब मिनिमम बनने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की 5 थी, बट उन्होंने एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना डाला जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी 5 से भी कम है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम है। तो ये हिसाब किताब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा हुई है तो यहाँ पे ज़रूर कोई रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर गया होगा, राइट। और अगर यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी कम हो गई है तो ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर गया होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स, राइट, कोई ना कोई आपको अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर गया होगा। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये आप लोगों की सेंटर लाइन है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बैरी सेंटर या फिर जो भी हो, तब हम तब का तब देखेंगे। तो देखो ये लेट्स इमेजिन इसकी एक सर्टेन एनर्जी है, मेरे को इसकी एनर्जी पे कमेंट नहीं करना है, मुझे इसकी एनर्जी पे कमेंट नहीं करना है। इस रेफरेंस लाइन को देखो, इस रेफरेंस लाइन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ लेवल ऊपर है। तो लेट्स से ये कितने लेवल ऊपर है, लेट्स से ये डेल्टा एक्स लेवल ऊपर है, और आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ लेवल नीचे है, लेट्स से ये डेल्टा वाई लेवल नीचे है। मेरे डायग्राम को अगर तुम देखोगे तो मेरे डायग्राम से तुम्हें लग रहा है कि हाँ हाँ करके आपका जो ये डेल्टा एक्स है ना ये छोटा है और डेल्टा वाई आपका बड़ा है, बट रियलिटी ऐसी है, डेल्टा एक्स बहुत ऊपर है। यानी कि जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है नॉर्मल एनर्जी से तो वहाँ पे उसका एनर्जी कंटेंट कई ज़्यादा मतलब होता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्डिंग। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितना नीचे गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उतना उससे ज़्यादा ऊपर चला गया, उतना उससे क्या हो गया, वो ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की, तो हमें कुछ समझ में आया, ठीक है, कि एनर्जी दोनों में क्या रिलेशनशिप है, बेसिकली बॉन्डिंग और इंटर बॉन्डिंग दिखते कैसे हैं, और भी इसके कुछ डायग्राम्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के डायग्राम्स हैं, नोड पॉइंट्स हैं, एंटी नोडल पॉइंट्स हैं, बट वो आपके काम के नहीं है, सो देयरफॉर मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। हर चीज़ आपके सिलेबस की नहीं होती है कि कुछ भी देखो और पढ़ने बैठ गए उसको, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक एक टॉपिक हो गया। अब यहाँ वाले टॉपिक से देखो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। अब उस टॉपिक को भी हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वो एक एक चीज़ें देखते हैं, बट उसको देखने से पहले 2 लाइन की बातचीत फटाफट कंप्लीट करनी है। अगर आपको किसी ने पूछा कि बी, वैसे तो कोई थ्योरी पेपर तो देना नहीं है, बट फिर भी BMO ABMO में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोलोगे, देखो BMO में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका जो वेव फंक्शन होता है उसके करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का एडिशन होता है। ABMO में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका जो वेव फंक्शन होता है उसके करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2 यहाँ से ये क्रिएट कर देना कि जो BMO होता है, ये BMO की एनर्जी जो होती है वो लोअर एनर्जी के होते हैं, किसके कंपेयर में, उनके कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में। और जो ABMO होते हैं, इन ABMO के पास हाइयर एनर्जी होती है, इन ABMO वालों के पास हाइयर एनर्जी होती है, किसके कंपेयर में, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जिनसे वो कंबाइन होकर आए हैं। पॉइंट नंबर 3, आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 न्यूक्लियस के बीच में वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखो 2 न्यूक्लियस एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं जिससे दोनों अनस्टेबल होने चाहिए थे, लेकिन जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बीच में आएंगे वो उन न्यूक्लियस के रिपल्सिव फोर्स को वो क्या करेंगे, डोमिनेट कर जाएंगे। ये चीज़ मैं समझा देती हूँ लगे तो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। सो देयरफॉर यहाँ पे ये स्टेबिलिटी बढ़ती है
और यहाँ पे स्टेबिलिटी घटती है। लो इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ, ये चीज़ वैसे भी हम लोगों ने पहले पढ़ी है। लेट्स से ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसके बीच में मान लो मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो मात्र एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इसको भी स्टेबल, मतलब यहाँ पे पहले अगर ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स लगता जो अनस्टेबल करता मॉलिक्यूल को। एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इस प्लस पे अट्रैक्शन लगाएगा, इस प्लस पे भी एक अट्रैक्शन लगाएगा, और वो अट्रैक्शन कुछ हद तक रिपल्शन को कम करेगा, राइट। अगर मान लेते +5 का अट्रैक्शन है और -10 का रिपल्शन है, तो रिपल्शन बिना इलेक्ट्रॉन के कितना होता है, -10। इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से अब नेट कितना है, -5, कुछ तो कम हुआ। तो बॉन्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ए और बी से भी ज़्यादा हो जाती है। वो देखा था ना हमने फैक्टर, ये +2a शाई बी का जुड़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से उनके द्वारा पॉजिटिव पे लगाए हुए अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ जाते हैं, जो ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस को कम करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी भी कम होती है। और एंटी बॉन्डिंग में तो जितने ए और बी के नज़र से होने चाहिए उतने भी नहीं होते, बल्कि और कम हो जाते हैं, ठीक है, बल्कि और कम हो जाते हैं, सो देयरफॉर एज कंपेयर टू बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप लोगों के जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इन लोगों की जो एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग वालों की, वो ज़्यादा होती है रिपल्शन होने की वजह से, या फिर कह सकते हो कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। अट्रैक्शन कम था, देयरफॉर वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा था, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हम लोग एक चीज़ से समझते हैं, बहुत ही आवश्यक है। देखो आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 1, एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 2। अभी आप उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हैं कंबाइन। अभी इसको ना थोड़ा सा रुको, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मुझे ऊपर कुछ लिखवाना है क्योंकि उसको बाद में मैं लगे तो लिखवाऊंगी। एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 1 आपने जो लिया है वो एस है, एस वाला, एस कैसा दिखता है, गोल। एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर आपने जो 2 लिया है वो भी कैसा दिखता है, गोल। दोनों एस, मतलब जो इनको आप ओवरलैप करा रहे हो एस है। अब तुम्हें तो पता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो टाइप से कंबाइन हो सकते हैं, पॉजिटिव भी कंबाइन हो सकता है, नेगेटिव भी कंबाइन हो सकते हैं, है ना। अच्छा, इनके जो न्यूक्लियस है इसीलिए यहाँ पे अपन ये पॉजिटिव बनाते हैं। अब जब ये कंबाइन हुए तो कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, बीएमओ बना, एक बीएमओ बनेगा, एक एबीएमओ बनेगा, एक बीएमओ बनेगा, एक एबीएमओ बनेगा। तो जो बीएमओ बना वो बीएमओ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एक बड़ा सा अंडे में क्या है आप लोगों का अंडे में, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से। लेकिन अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। अब जो एबीएमओ बना वो एबीएमओ कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये अब डिस्ट्रक्टिव हुआ है ना, कुछ कट गया है, ये ऐसा। अब यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन, और ये बीच में आपस में जगह खाली है या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दिस इज नोन एज व्हाट, नोडल प्लेन। ये क्या है आप लोगों का, नोडल प्लेन। क्या है ये आप लोगों का, नोडल प्लेन। यानी कि जब आप एस और एस को कंबाइन करोगे तो एस और एस को कंबाइन करने से आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दोनों कैसे दिखते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा, इसको हम लोग माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे, ये माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस साइन सिर्फ इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल का फेज क्या है। दोनों प्लस है मतलब दोनों इन फेज है, एक प्लस एक माइनस है मतलब दोनों ही, और दोनों में से एक इन है और एक आउट है, यानी कि अलग अलग है। दोनों माइनस है मतलब दोनों एक ही फेज के हैं, राइट, ये बताता है और कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी एक सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आप लोगों के पास अज्यूम करो एक एटॉमिक ऑर्बिटल एस शेप का है। तुम तो जानते हो, ये लो एक एस गोला, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ एक गोला। अब आपके पास जो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो पी शेप का है। पी कैसा होता है, डम्बल, ये हमने बना दिया डम्बल। डम्बल का एक एंड माइनस एक एंड प्लस, ठीक है, एक एंड माइनस एक एंड प्लस। वैसे ये माइनस मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। आप लोग याद रखना, ये अगर प्लस है तो इसको भी प्लस, ये प्लस और प्लस कंबाइन होंगे, ये इधर माइनस, ठीक है। अच्छा, ये मैथ्स वाला प्लस माइनस नहीं है, फेज को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर एस और पी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो इनका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा दिखेगा। लेट्स से ये आप लोगों की एक्सेस, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, यहाँ पे इसके और इसके कॉम्बिनेशन की वजह से बनेगा एक बड़ा सा अंडा, ठीक है। इस दोनों अंडे में कौन रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे बनेगा एक छोटू सा गोला, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट किसी से कंबाइन नहीं हो पाया, ये रहा, ये इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास एंटी बॉन्डिंग आपको क्रिएट करना है, अगर आपको एंटी बॉन्डिंग क्रिएट करना है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो ऐसा बनता है। ये आपका लेट्स से एक गोला, ठीक है, ये आपका एक और गोला, मेरे डायग्राम्स उतने सुंदर नहीं है, ये एक और गोला, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये प्लस ये माइनस और ये आपका प्लस, ये ऐसा बनेगा। और ऑब्वियसली ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये जगह क्या है, आपकी नोड है, नोडल प्लेन है, ठीक है। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है पी और पी। अच्छा, अब पी और पी में देखो हम कॉम्बिनेशन कैसा सेट करते हैं। ये आपका लेट्स से एक पी, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये मान लेते हैं आप लोगों का एक और पी, ये प्लस ये माइनस, देखो ये दोनों प्लस प्लस सामने सामने है, तो ये दोनों कंबाइन होकर एक बड़ा सा गोला बना लेंगे, एक बड़ा सा गोला बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया BMO, ठीक है, ये मैंने बना लिया इसका बड़ा सा गोला। तो ये बड़ा सा गोले के अंदर वो बड़ा सा प्लस और आजू बाजू के ये दोनों माइनस ऐसे, क्योंकि वो कंबाइन नहीं हो पाए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या हो गया, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। टॉफी के जैसा लग रहा है, चॉकलेट। बट अब ये जो दोनों पी में देखो, ये प्लस और प्लस आमने सामने थे, इसे हम कहते हैं सेम फेज, इसे हम कहते हैं सेम फेज। अच्छा, अब ये चीज़ ऐसी भी हो सकती थी, ये चीज़ ऐसी भी हो सकती थी, जैसे इमेजिन करो ये प्लस ये माइनस, फिर यहाँ पे ये वाला माइनस ये वाला प्लस, देखो ये दोनों माइनस एक दूसरे के सामने, तो ये अभी भी ये चीज़ क्या कहलाती, अभी भी ये चीज़ आप लोगों की क्या कहलाती, अभी भी ये चीज़ आपकी सेम फेज कहलाती, ठीक है। अभी भी ये चीज़ आपकी क्या कहलाती, सेम फेज कहलाती। बस फ़र्क इतना होता है कि बीच में वो बड़ा सा गोला नेगेटिव वाला होता, ठीक है, और आजू बाजू में जो दो चॉकलेट्स के बने वो दोनों चॉकलेटी चीज़ें किसकी होती, प्लस प्लस की होती, ये बस एक अंतर होता, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, अब अगर मान लेते हैं मैंने दोनों पी को डिफरेंट फेस का रख दिया, लेट्स से मैंने पी को डिफरेंट फेस का रख दिया, अभी तो अपन ये क्या कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना, ये क्या हुई, ये सिग्मा बॉन्डिंग बनी, क्योंकि पी तो पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, तो पाई के केसेस भी लेने पड़ेंगे। चलो अब आउट फेस का ले लो, लेट्स से ये आपने ले लिया यहाँ पे प्लस, ये ले लिया माइनस। अब माइनस के बाजू में माइनस ना रखते हुए आपने पी का रख लिया है, लेट्स इमेजिन ये। अब बोलो अब क्या हरकत, तो अब यहाँ पे ओवरलैप माइनस और प्लस के बीच में हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे माइनस प्लस ओवरलैप। कैसा ओवरलैप है, ये माइनस प्लस ओवरलैप है। ये कैसा ओवरलैप था, ये माइनस माइनस ओवरलैप था। ये कैसा ओवरलैप था, ये प्लस प्लस ओवरलैप था। तो जब ये दोनों साइन अलग हो तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होती है, डिस्ट्रक्टिव। ये कौन सी ओवरलैपिंग होती है, डिस्ट्रक्टिव। बनेगा तो बॉन्ड सिग्मा ही, बट ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी, डिस्ट्रक्टिव। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाउ टू रिप्रेजेंट दैट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। देखिए ये आपका एक लोब ऐसा बड़ा सा और ये छोटू सा, ठीक है। अब जो छोटू सा लोब आपने बनाए हो, ये छोटू सा लोब किसका, माइनस का, ये बड़ा सा लोब प्लस का। फिर अगेन ये छोटू सा लोब इधर में भी, ये बड़ा सा लोब इधर में भी, ठीक है। दोनों सेम दे से दिखेंगे, मेरे सेम नहीं दिख रहे हैं। इधर बड़ा लोब किसका रहेगा, माइनस का, इस तरफ से छोटा लोब किसका रहेगा, प्लस का। और ये जो बीच की जगह है ये कनेक्टेड नहीं है, सो देयर फॉर इट विल बी नोन एज नोडल प्लेन। पेपर में ना कई बार ऑप्शन ऐसे क्रिएट किए जा सकते हैं कि इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन किया तो बताइए कि जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी शेप क्या होगी। तो ये मैंने अभी जो बॉन्ड बनाया कौन सा है, सिग्मा। ये जो बॉन्ड बनाया ये कौन सा है, आप लोगों का सिग्मा है। ये जो बॉन्ड बनाया है कौन सा बॉन्ड है, ये आप लोगों का सिग्मा है, ओके है सिग्मा। अब मान लेते हैं पी और पी में तो पाई भी बनता है, ठीक है, पी और पी में तो पाई भी बनता है। तो अब एक काम करो, आप ले लो पाई, पाई वाली चीज़ें कैसी दिखेंगी, पाई वाली चीज़ें बताओ कैसी दिखेंगी, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा, लेट्स इमेजिन ये आपका कोई भी एक पी ऑर्बिटल, ये लेट्स इमेजिन आपका ये दूसरा पी ऑर्बिटल, इस पी ऑर्बिटल का लेट्स से ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तुम्हें क्या लगता है अगर ये दोनों पी ओवरलैपिंग करेंगे तो उनके ओवरलैपिंग करने पे ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, प्लस प्लस से जुड़ेगा, माइनस माइनस से जुड़ेगा। यानी कि ये ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, इन फेज है कि आउट फेज है, तो ये तो इन फेज ओवरलैपिंग है। इन फेज में कौन सा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। हाउ टू रिप्रेजेंट दीज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके इस तरीके के पाए, ये तो पाए बॉन्ड बन रहा है ना, ये तो पाए बॉन्ड बनने वाले हैं। सिग्मा बन गया, सिग्मा बनने के बाद जब पाए बनेगा मॉलिक्यूल में
तो पाई बॉन्ड कैसा रिप्रेजेंट होगा उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो ऐसा। ये आप लोगों का एक बर्गर के ऊपर का हिस्सा, ये आप लोगों के दूसरा बर्गर के नीचे का हिस्सा, ठीक है। याद रखना मैंने देखो दोनों को टच नहीं किया है, इसका मतलब ये क्या है यहाँ पर, दिस इज योर नोडल प्लेन, ठीक है। ये क्या है आपका नोडल प्लेन। ऊपर वाला क्योंकि मैंने प्लस लिया है तो ये बर्गर प्लस, नीचे वाला बर्गर माइनस। अगर माइनस वाली चीज़ें ऊपर होती तो ये माइनस हो जाता और नीचे वाला प्लस हो जाता। इतना तुम लोगों को दिमाग में जा रहा होगा। इन डायग्राम से भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। अब लेकिन मान लेते हैं मैंने इनको इन फेज ना लिया, ये लो मान लेते हैं मेरा पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये प्लस ये माइनस। ये मान लेते हैं मेरा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये माइनस और ये प्लस। अब तुम बताओ ये इन फेज ओवरलैपिंग है कि आउट फेज, प्लस माइनस के साथ कंबाइन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये आउट द फेज है। पाई बनेगा कि सिग्मा, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड बनेगा। बट आउट फेज में बॉन्डिंग बनेगा कि एंटी बॉन्डिंग, ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। हाउ टू रिप्रेजेंट दिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन पाई बॉन्ड, इन पी पाई पाई, तो देखो ये ऐसा, फिर ये जो दूसरा होता है ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये दोनों कनेक्टेड है इस पॉइंट से। फिर यहाँ पे एक और ये ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। अच्छा क्या रहेगा इसकी कॉम्बिनेशन, ये प्लस ये माइनस, ये ऊपर वाला भी प्लस और ये नीचे वाला भी माइनस। याद रखना, ऐसा मत कर देना नहीं मैडम यहाँ तो ऊपर माइनस है तो अपन, एक मिनट रुको, सॉरी मैंने गलती कर दी, हाँ 2 मिनट, ये ऐसा, ये हो गई इनकी शेप डिस्टॉर्ट हो गई। अच्छा, और ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, ये जो लाइन है इस लाइन के अलॉन्ग क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं है, सो दिस इज नोन एज नोडल प्लेन। ये क्या है आप लोगों का नोडल प्लेन। यहाँ पे ये डॉट 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 अगर मैं खींचूंगी तो ये वाली जगह भी क्या है नोडल प्लेन। यानी कि जब पाई बॉन्ड में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, किसमें, जब पाई बॉन्ड में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो वहाँ पे 2 नोडल प्लेन होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, 2 नोडल प्लेन होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी क्रिएट किए जा सकते हैं कि अगर 2 S और S कंबाइन करें, अगर 2 S और S कंबाइन करें तो S और S में कितने नोडल प्लेन होंगे, अगर बॉन्डिंग में किए तो कोई भी नहीं, यहाँ तो 0 नोडल प्लेन, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, 0 नोडल प्लेन। चलो फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप S और S को कंबाइन किए वो भी एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो बनेगा तो सिग्मा ही। लेकिन ये जो जगह है ये जगह क्या कहलाएगी, नोडल प्लेन। तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन होंगे, यहाँ पे आप लोगों का 1 नोडल प्लेन होगा। फिर क्वेश्चन आएगा, अगर आपने एक S को और एक P को अगर कंबाइन किया और अगर उनका कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग वाला हुआ तो बोलो वहाँ कितने नोडल प्लेन होंगे, कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली ऐसी ही आर्ग्यूमेंट्स कर करके आगे क्वेश्चन। तो अगर आपको डायग्राम्स याद रहेंगे, ठीक है, अगर आपको डायग्राम्स याद रहेंगे तो आप डेफिनेटली वो सारी चीज़ें कर लोगे। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, हमने एस एस कंबाइन कर लिया, हमने पी पी कंबाइन कर लिया, हमने एस पी कंबाइन कर लिया, अब हम कंबाइन करते हैं पी डी, ठीक है। अब हम कंबाइन करते हैं पी डी का कॉम्बिनेशन। तो पी डी कॉम्बिनेशन में हम अपना ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करेंगे। ये लेट से एक पी है, क्यों ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग पढ़ाते वक्त ऑलरेडी ये बात आपके दिमाग में ठूस दी गई है कि पी और डी जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन में सिग्मा बनता है कि पाई बनता है। अगर भूल गए हो तो जाके देख लेना वीडियो, ठीक है, वो वाला वीडियो बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे कई कॉम्बिनेशंस के सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा ये आपका डी, ये मैंने कौन सा वाला डी लिया है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, उनमें से कोई एक डी लिया है, ठीक है। लेट्स इमेजिन दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो देखो जब ये कंबाइन होंगे प्लस प्लस से हो रहा है, माइनस माइनस से हो रहा है, तो इसका मतलब पहली बात तो ये कौन सा वाला है, ये इन फेज है। अगर ये इन फेज है तो बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा बनेगा कि पाई। अब यहाँ पे तुम खुद सोचो ये क्या दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो ओवरलैपिंग वाला वीडियो वापस से देखो, पाई बन रहा है। हाउ टू रिप्रेजेंट दिस पाई, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ये होती है एक डंडी, हमने खींच दी, ये नोडल प्लेन, इसके ऊपर वाला हिस्सा प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि ऊपर में मैंने प्लस लिखा था, नीचे में प्लस लिखती तो नीचे आता ये माइनस, और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के छोटे छोटे 2 फूल,
ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट आप लोगों का पीडी कॉम्बिनेशन। अब अगर मान लेते हैं आपका पी में यहाँ ऊपर तो प्लस होता, मान लेते हैं यहाँ नीचे में माइनस होता, फिर अब मान लेते हैं आपने जो डी लिया है, अब ये डी में मैंने कुछ ऐसी छेड़छाड़ कर दी, ये लेट्स से ये मैंने ऐसी छेड़छाड़ कर दी, दिस इज माइनस, एक मिनट, दिस इज माइनस, उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, एक मिनट, हाँ यहाँ प्लस। अब प्लस माइनस से कंबाइन करा रहे हो, माइनस प्लस से कंबाइन करा रहे हो, यानी कि ये तो डिस्ट्रक्टिव है। तो ऐसे में जो बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पीडी में कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं एंटी बॉन्डिंग को, ठीक है, ये ऐसे। यहाँ पे ये प्लस कर दिए, ये माइनस कर दिए, फिर अगेन वो छोटा सा गोला, इधर माइनस इधर प्लस, अच्छा फिर इधर में भी एक और फूल, ये इधर पे प्लस और ये माइनस, ये ऐसा रहता है, ठीक है। अब इसमें एक बात अपने दिमाग में याद रखना, हर एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारी लिमिटिंग मतलब कंडीशंस होती हैं, उन लिमिटिंग कंडीशंस को जब आप फॉलो करते हो तो ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन होते हैं, ठीक है, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं कि कंडीशंस ऑफ कॉम्बिनेशन, फॉर लिख देना, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा ये ज़रूरी नहीं है। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल को आप कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप कंबाइन कर रहे हो, उन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो या तो एग्जैक्टली सेम हो जाए, वो तो एकदम ही सोने पे सुहागा, बट एग्जैक्टली सेम अगर नहीं हो रही है तो कम से कम अप्रॉक्सीमेटली या ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अब अगर तुम बोलोगे कि मैं 1s और 2s को कंबाइन करूंगा, तो देखो 1s मतलब पहला बोहर ऑर्बिट, 2s मतलब दूसरा बोहर ऑर्बिट, दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है, इसीलिए वो कंबाइन नहीं होंगे। लेकिन इसमें भी अब हम ध्यान से सुनते हैं प्रवचन। अगर आपको एक इस टाइप का मॉलिक्यूल क्रिएट करना है, A2 टाइप मतलब O2 N2, समझ रहे हो, दोनों सेम एटम, तो A2 टाइप में होमोन्यूक्लियर क्या कहेंगे इसको, होमोन्यूक्लियर टाइप आपको क्रिएट करना है। आप बोल रहे हो कि मैं 1s को 2s से कंबाइन करूंगा, नॉट पॉसिबल। आप बोल रहे हो 1s को मैं 2p से कंबाइन करूंगा, नॉट पॉसिबल। इसका रीज़न हम लोगों ने क्या दिया कि यहाँ पर डिफरेंस इन एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सेम एलिमेंट के हैं और सेम एलिमेंट में ये एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, एनर्जी डिफरेंस की वजह से कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ए बी टाइप मतलब ए अलग है और बी अलग है, ए बी टाइप में अगर आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन करते हो तो यही 1s और वही 2s और वही 1s और वही 2p का कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि दोनों अलग एलिमेंट के हैं। तो अगर अलग एलिमेंट के हैं तो z भी वेरी कर रहा होगा, तो z की वजह से एनर्जी में भी तो चेंज आ रहे होंगे, तो मे पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा बट मे भी पॉसिबल। लेकिन अगर होमो एटॉमिक में जा रहे हो तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन तो नेवर पॉसिबल। ये पहला रूल। रूल नंबर 2, आप जिन एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करवा रहे हो, ठीक है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक एक्सटेंट तक ही ओवरलैप होते हैं, ठीक है, देयर इज लिमिट ऑफ ओवरलैपिंग, ये बात याद रखना, देयर इज लिमिट ऑफ ओवरलैपिंग। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि चीज़ें आपस में पूरी तरीके से मर्ज हो गई, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लिमिट होती है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 3, अब आप जो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करवा रहे हो उनकी एनर्जी तो सेम होनी ही चाहिए, साथ ही साथ में उन लोगों की जो सिमिट्री है उनकी सिमिट्री भी सेम होनी चाहिए, बराबर। अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, जैसे हम लोगों का लास्ट टॉपिक में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चलता था, अब हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सिस वर्ड चलता है। लेकिन जैसे अज्यूम करो आपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए और आप बोल रहे हो कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं मेरे सेम एनर्जी के हैं, ओके, आई डू एग्री।
लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि नहीं यार बट इन लोगों की ना जो सिमिट्री है वो सेम नहीं है और इनको चलो अपन कंबाइन करते हैं, तो उनमें कॉम्बिनेशन नहीं होगा। निगेटिव ओवरलैपिंग याद करो, दोनों ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं वो सिमेट्रिकल होने चाहिए या उनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के अलावा वो सिमेट्रिकल होने चाहिए, तो वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होते। बराबर, बस खत्म हो गया यहाँ पे टॉपिक। तो ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेकर कुछ जानकारी क्रिएट कर ली, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट एनर्जी वाले पार्ट में घुसेंगे और उस एनर्जी वाले पार्ट में हम लोग एक बार जब एंट्री ले लेंगे तो एंट्री लेने के बाद हमारी कहानी थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं वैसे एनर्जी वाला पार्ट भी अभी ही पढ़ा दूंगी इसी के बाद एक सेपरेट वीडियो में, और वो वाला एनर्जी वाला पार्ट उसमें बॉन्ड ऑर्डर वगैरह वगैरह वाली सारी जानकारी होगी, पैरामैग्नेटिक नॉन ये वाला एंड नॉन पैरामैग्नेटिक इससे रिलेटेड भी जानकारी होगी, और उसके बाद फिर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समाप्त हो जाएगी, खत्म। ठीक है, तो मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आज रात में ही पूरा समाप्त करने का हमारा टारगेट है, ताकि कल हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक स्टार्ट कर सकें। ठीक है।